जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसमें हालांकि 1 अप्रैल के बाद थोड़ा सा कमी आई है बजट के कारण, जिसमें कि नए बजट में उसमें एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी सी कमी की गई है, जिसके कारण कि एक माइनर सी कमी आई है, बहुत कम ही कमी आई है। तो ये डीजल और पेट्रोल के दाम घट सकते हैं या नहीं, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम नई वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखते हैं कि इसका माजरा क्या है। तो क्रूड ऑयल प्राइस जो है और उसके रिलेटेड जो पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस हैं इंडिया में, उसकी हम लोग तुलना करते हैं तो देखते हैं कि 2019 में जो क्रूड ऑयल थी उसकी प्राइस थी लगभग $65 प्रति बैरल, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग पेट्रोल की प्राइसेस देखते हैं, उस समय इंडिया में जब ये प्राइसेस थी 2019 में, तो उस समय पेट्रोल की कीमत 70 के आसपास थी, 2-4 रुपए कम या ज्यादा। लेकिन 2020 में लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के पहले तक ये परिस्थिति बरकरार थी। लॉकडाउन जो है हमारे देश में 25 मार्च को लगी और धीरे धीरे अलग कंट्रीज में लगते चली गई, जिसके कारण कि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होने लगा। उसके कारण क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे अप्रैल 2020 में, ये गिरकर आ गई लगभग $14 प्रति बैरल, ठीक है। तो ये जो है 2020 में इसकी प्राइस जो थी क्रूड ऑयल की $14 प्रति बैरल आ गई। लेकिन उस समय इंडिया में जो पेट्रोल की प्राइसेस थी लगभग 60-68 रुपए के आसपास थी, उसमें ज्यादा कमी नहीं आई। तो ये पर लीटर का जो रेट था ये बरकरार रहा। तो इसमें जो कमी नहीं आने का कारण ये था कि सरकार ने इस बीच में जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होते जा रही थी, तो 2 बार जो है सो एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बढ़ा दी। 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी ताकि ये जो प्राइस है वो मैनेज किया जा सके, ज्यादा प्राइस नीचे न गिरे। तो इससे सरकार को तो फायदा हुआ, लेकिन जनता तक जो क्रूड ऑयल के दाम घट रहे थे इसका फायदा नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब परिस्थितियां बदलने लगी, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की डिमांड बढ़ने लगी, और साथ ही क्या हुआ कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन्होंने क्या किया कि अपनी जो प्रोडक्शन है वो लगातार कम करने लगे ये लोग, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम थी, प्राइस नीचे आते जा रहे थे, इनके पास भी स्टोरेज की ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि इन्हें जो स्क्रैप किए हुए जो टैंकर शिप्स हैं वो लेने पड़ रहे थे, ताकि ये जो एक्सेस प्रोडक्शन हो गई है क्रूड ऑयल की उसे स्टोर कर सके। तो इनके साथ ये परिस्थिति आ गई थी, जिसके कारण कि इन्हें ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद उसके स्टोरेज में भी खर्चा बढ़ रहा था, और ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड थी नहीं, तो ज्यादा आमदनी हो नहीं रही है, रख रखाव का खर्चा बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। इससे परेशान होकर उन लोगों ने क्या किया कि वहां पर जो है सो प्रोडक्शन कम करना चालू कर दिया। प्रोडक्शन कम करना चालू किया, धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुला, तो क्या हुआ कि फिर जो है सो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे। और एट करेंट आज की तारीख में, जो आज हम लोग देख रहे हैं 3 अप्रैल 2021, आज का जो क्रूड ऑयल का रेट है वो फिर से $65 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो $65 प्रति बैरल फिर से है रेट। आप यहाँ पर ये देखिएगा, गौर करने वाली चीज है, 2019 में $65 प्रति बैरल, 70 रुपये ±2 जो भी है, ये पर लीटर पर पेट्रोल का दाम था इंडिया में। लेकिन $65 प्रति बैरल फिर से आज जो है सो रेट है क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस क्या है, 88 रुपये ±2 जो भी है पर लीटर हो गया है। तो ये आप डिस्क्रिपेंसीज क्यों देख रहे हैं कि यहां से यहां ले दे के आपको लगभग 18 से 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है। ये 18 से 20 रुपए का फर्क क्यों आया, कहां गया ये पैसा, किसको मिल रहा है? तो यहाँ पर जो है सो सरकार ने जब 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, उस समय जो इसके रेट बढ़े थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा था, उसके कारण जो ये प्राइसेस बढ़ाई थी, तो तेल के दाम तो बढ़ गए, यहाँ पर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया आपका,
क्रूड ऑयल इनपुट है आपका, रॉ मटेरियल है, उसकी दाम बढ़ी, उस पर एक्साइज ड्यूटी उतना ही रह गया, तो फाइनल प्रोडक्ट का आपका दाम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जब क्रूड ऑयल के दाम जब बढ़ने लगे तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, एक्साइज ड्यूटी वही छोड़ दिया कि भैया एक बार तो हमको मौका मिला है, बढ़ा लिए हैं, फिर घटाने की जरूरत क्या है, हमें तो फायदा हो रहा है, हमें तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है। तो उस केस में क्या हो गया कि दाम वही रह गए। लेकिन अभी जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो भी जो है सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने, ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन जो है सो अभी भी नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो घटा कर रखा था प्रोडक्शन, जो अपना टोटल प्रोडक्शन पर डे का, वो आज भी जो है सो लॉकडाउन के समय में जब दाम घट रहे थे, जो कम किया था उससे थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ाया है, ज्यादा बढ़ाया नहीं। तो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर, ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने रिक्वेस्ट की ओपेक कंट्रीज से कि आप जो है सो प्रोडक्शन बढ़ाइए, अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, प्राइस रेट ओवरशूट कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि जो रेट है वो कंट्रोल में रहे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में न बढ़े। लेकिन इन्हें क्या जवाब मिला ओपेक कंट्रीज से? तो ओपेक कंट्रीज जो है उसमें लगभग 13 मेंबर्स हैं, लगभग क्या एग्जैक्टली 13 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, पहले 16 थे, उसमें से 3 कंट्रीज ने, इक्वाडोर ने, इंडोनेशिया ने और कतर ने एग्जिट कर लिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वेनिस में है, ऑस्ट्रेलिया में, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स 5 थे। इराक ने बेसिकली इसे बगदाद में बनाया था। तो ये जो है सो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इनकी एक यूनियन है, एक लॉबी है, जिसमें कि ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कितना जाएगा, क्या प्राइस रहेगा, ये सारी चीजों को बहुत हद तक रेगुलेट करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका ये गयाना हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका है, और सूडान है, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान दोनों है। तो ये बहुत सारे कंट्रीज हैं ऑलरेडी और भी जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, बट उनको इनसे मतलब नहीं है। कुछ कंट्रीज इनके साथ आए भी, जैसे कि अभी मैंने बताया 3 कंट्रीज इनके साथ आए थे। लेकिन इसमें जो है सो इसका प्रेसिडेंट जो है सो हमेशा बदलता रहता है, इलेक्शन होती है यूनियन की, लेकिन वो डी जूरे यानी कि वो दिखाने के लिए प्रेसिडेंट है। डी फैक्टो वास्तविकता में जो इसका प्रेसिडेंट है वो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया इसके सारे निर्णय को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो भी निर्णय होता है ओपेक में, उसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है सऊदी अरबिया का। तो सऊदी अरबिया ने क्या कहा? सऊदी अरबिया को जब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ओपेक कंट्रीज को कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, सऊदी अरबिया ने से साफ मना कर दिया। ओपेक ने कहा कि मतलब हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे। ऊपर से सऊदी अरबिया, ये है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अभी सऊदी अरबिया के मैक्सिमम डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके ही डिसीजंस लगभग सऊदी अरबिया के डिसीजंस होते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल इशूज हो, इंटरनल इशूज हो, जो भी हो, ये उसको बहुत हद तक, सारे हद तक यही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या हुई कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, ऑयल मिनिस्टर जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उनको क्या कह दिया कि आपने जब प्राइस कम थी, जब $14 के आसपास जो पर बैरल का रेट था, तो उस समय आपने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में बहुत सारा तेल रखा है, जो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरा है, आप उससे निकाल के यूज कीजिए और उसी के थ्रू आप अपने कंट्री का प्राइस रेगुलेट कीजिए। तो ये एक तरह से मतलब कि तू मैं वाली बात हो गई उनके साथ। तो वहां पे क्या हो गया कि इंडिया का तो दिमाग खराब हो गया कि भाई जब आपको तेल रखने तक की जगह नहीं थी, तब हमने आपसे पैसे देकर लिए तेल, और आज आप हमें को बता रहे हैं कि हमको अपने तेल का क्या करना है। तो ये हमारा इंटरनल इशू है। आप इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक रिजर्व का क्या करना है, आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो इससे इंडिया का दिमाग हो गया खराब। तो क्या हुआ कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है इंडिया का, वो लगभग, अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे, 10 दिन का है। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उसकी भी एक यूनियन है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होता है वो लगभग आपके जो पर डे कंजम्पशन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके 90 डेज का जो है सो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा जाता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में या इन कंडीशन ऑफ डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज, जो प्राकृतिक आपदा है या कोई जंग हो गई, तो उस केस में अगर आपको तेल नहीं मिल पाता है
तब यहाँ से तेल इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सारे कंट्रीज अपनी नीति बनाते हैं और इसमें भी एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का यूनियन है जिसमें कि सारे कंट्रीज मिलकर एक पॉलिसी बनाते हैं और उसके हिसाब से ये चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सो ये स्वायत्ता है इंडिया को कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को कैसे इस्तेमाल करेगा। बट ये क्या कर रहे हैं, ये हमको ज्ञान बांट रहे हैं कि अभी आपको प्राइस कैसे रेगुलेट करना है अपनी कंट्री में, जो आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसका गुरु ज्ञान ये दे रहे हैं। इससे हो गया इंडिया का दिमाग खराब। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको जो है सो बेसिकली जो अंडरग्राउंड रॉक कैरावेन्स होते हैं, मतलब कि पथरीला जगह जो चट्टान का इग्नियस रॉक का रहता है उसमें जो है सो खुदाई करके केवरन बना के, मतलब कि केव की तरह बनाकर, टैंक की तरह बनाकर उसमें जो है सो क्रूड ऑयल को रखा जाता है। तो यहाँ पद्दूर में है, मंगलुरु में है, विशाखापट्टनम में है और चांडीखोल में है। तो ये 4 जगह पे अभी हमारा जो है सो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो गवर्नमेंट का है वो है। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है सो 10 दिन की है। 10 दिन तक का ये ऑयल लगभग जो है सो हमारा यहाँ पे स्टोर्ड है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे रिफाइनरीज हैं और प्राइवेट कंपनीज जो है उनके पास भी बहुत सारा जो है सो ऑयल रिजर्व रहता है। अगर उसको भी हम लोग जोड़ दें तो उनके पास लगभग 64 दिन का रिजर्व है। तो टोटल इंडिया के पास 74 दिन का रिजर्व ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ये है, तो ये हमारे काम के लिए है, ये वो नहीं बताएंगे कि इसका हमें इस्तेमाल करना कैसे है। तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे तो इंडिया ने उस समय लो प्राइसेस पे जो है सो बहुत सारे ऑयल रख लिए। अब जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो इंडिया ने कहा कि आपने तो लॉकडाउन के कारण और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं होने के कारण तेल के प्रोडक्शन को कम किया था, अब आप उसको बढ़ाइए, जो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन था वहां तक आप पहुंचिए। तो उस पे इन्होंने ज्ञान बांट दिया तो इंडिया का हो गया दिमाग खराब। तो इंडिया ने क्या किया कि इनको पहले से इस चीज का इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ के मिनिस्टर्स को अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। अब वही चीज जो ये लोग $14 में बेच रहे थे अभी उसको $65 में बेच रहे हैं, ज्यादा मिल रहा है। और इनके पास जो ऑयल रिजर्व है वो भी लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि वो पेरेनियल रिसोर्स है, हमेशा मिलता रहेगा, एक न एक समय वो भी खत्म होगा। तो इस चीज को देखते हुए वो लोग सोचे कि जब ज्यादा में बिक ही रहा है, लोग खरीद ही रहे हैं, तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएं क्यों, रेट कम करें क्यों। तो ऐसी केस में क्या हुआ कि इंडिया जो है सो ये एक लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है गयाना, ये ओपेक कंट्रीज का मेंबर नहीं है। ओपेक कंट्रीज का मेंबर लैटिन अमेरिका में एक ही है जो कि है वेनेजुएला। तो गयाना जो है सो वो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ पर भी ऑयल के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो इंडिया 1 महीने पहले से यहाँ पे निगोशिएशन में था, इनसे बातचीत चल रही थी कि हमें ऑयल की जरूरत है, हम ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जो है सो 2 कंट्रीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया अपना 85% ऑफ जो ऑयल रिजर्व है, ये मतलब 85% ऑफ जो ऑयल डिमांड है ये इंपोर्ट के थ्रू पूरा करता है। और इसमें से भी जो 25% है वो अकेले सऊदी अरेबिया से आता है। सबसे बड़ा जो हमारा निर्यातक है जहां से हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं वो है ईरान। ईरान के बाद सऊदी अरेबिया है जो कि 25% के आसपास का जो है सो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो वहां पे इस चीज को कम करने के लिए इंडिया जो है सो पहले से ही और दूसरे कंट्रीज से निगोशिएशन में है। रसिया के साथ भी हमारी निगोशिएशन हो चुकी है और वहां पे भी जो है व्लादिवोस्टोक पोर्ट के तरफ से जो है सो इंडिया में ऑयल आने के शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे गयाना से जो है सो हमारा निगोशिएशन चल रहा था, तो यहाँ से भी जो डील है सो फाइनल हो गई है, गयाना से भी इंडिया तेल मंगा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था ओपेक कंट्रीज के लिए, क्योंकि जब भी आपका मार्केट डाइवर्सिफाई होगा, जब भी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस मौजूद रहेंगे, तो एक जो मोनोपोली है, जो एक राज है, एक छत्र राज है किसी भी कंट्री का, वो कम होता है, तब वो जाके सुधरता है, लाइन पे आता है। यही चीज हुई सऊदी अरबिया के साथ। तो यहाँ पे गयाना के से जो है सो इंडिया की डील हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है एक इशू कि लैटिन अमेरिका में तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे जो है सो हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी था, कम से कम एक सीख मिली सऊदी अरबिया को कि जो है सो हम आपके हाथों की कठपुतली नहीं रह सकते, आप जो चाहेंगे वो ही करेंगे और हमारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब
ये सारी चीजें हुई तो फिर अमेरिका आया बीच में प्ले में। तो जो बाइडेन जो है सो पहले से ही सऊदी अरबिया से बहुत ज्यादा खफा है। मोहम्मद बिन सलमान उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने कहा क्या कि अभी हम जो है सो आपका यमन में आप जो कर रहे हैं इसका फाइल खोलेंगे, आपने जो जमाल खाशोगी की हत्या की उसकी फाइल खोलेंगे जो टर्की में हुआ था। तो इन सारी चीजों में जब सलमान जो है सो फंसते जा रहे थे और उनके पास और कोई चारा नहीं था, तब तक क्या हुआ कि ये जो है बिग डैडी बड़े पप्पा उन्होंने कहा कि आप जो है सो प्रोडक्शन बढ़ाइए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो बिग डैडी जो कहेंगे सऊदी अरबिया को करना पड़ेगा। और इनका इशू इंडिया या चाइना या और किसी कंट्रीज को क्या दिक्कत हो रही ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण, उससे बिल्कुल कोई सरोकार खास नहीं था। इनके अपने हित थे। इनका इशू क्या था कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। तो इनको बेसिकली क्या इशू था कि मेरा एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल मार्केट में इनके एक्सपोर्ट मटेरियल की डिमांड कम होगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा तेल खरीदने में और बाकी चीजों में, सेविंग रेट कम होगा। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आदमी जो है सो दूसरी चीजों में पैसे की कटौती करेगा। तीसरी चीज क्या है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या है, इनके प्रोडक्ट का भी दाम जो है सो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल है। तो इस साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हो गया था क्रूड ऑयल, तो इन्होंने फिर उसी को रेगुलेट करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि जो है सो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स निकल सके, इन्होंने सऊदी अरेबिया को और ओपेक को कहा कि आप जो है सो प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो 2 दिन पहले ये हुआ और उसके बाद अभी जो है सो सऊदी अरबिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि जो है हम 20 लाख बैरल पर डे के हिसाब से जो है सो प्रोडक्शन अभी बढ़ाने जा रहे हैं। तो 20 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ये 2 महीने में ग्रेजुएटेड स्केल पे धीरे धीरे करके प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट में ऑयल के प्राइसेस कम होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक पूरा साइकिल है जो कि इकोनॉमिक साइकिल है, वो इफेक्ट हो रहा था क्रूड ऑयल के कारण, और इसी के कारण अमेरिका को भी बीच में आना पड़ा। जबकि इनको न तो ओपेक से कोई मतलब है, न ही इनको इंडिया से, न ही और किसी कंट्री से जिसको कि ऑयल प्राइसेस से कोई दिक्कत हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो। इनका बेसिक मुद्दा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी लॉकडाउन के बाद और कोरोना के बाद वैसे ही बहुत ज्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट में थी, और वहां पर अभी जो है सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई थी, जिसके कारण की रिसेशन भी आ सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए जो है सो बेसिकली इन्होंने एफर्ट लगाया और सऊदी अरबिया को ये कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, अदरवाइज इनको और वैसा कोई खास मतलब इस चीज से नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑयल प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, और उस क्यों बढ़े थे, क्यों घटे, ये सारी चीजें देखा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी ये चीजें आ सकती हैं, ओपेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती हैं और बहुत सारी इश्यूज से। तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और हमारे कोर्सेज के लिए आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।